हाय, दिस राजकुमार खाबिया। आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था। अभी आज हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में जो भी कंपाउंड्स गिवन होंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स क्या होंगे, चेंज होंगे, तो उनको आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हो। उनके लिए हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पर होगा क्या, सिर्फ हमने यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर OH है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं यहाँ पर OH की जगह अगर X पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा एसिड हैलाइड। बाकी ये पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं इसकी जगह NH2 पुट कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। अगर मैं OH की जगह R को पुट कर देता हूँ तो कीटोन बन जाएगा। और अगर मैं OH की जगह सिर्फ H पुट कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। तो मतलब हमारे पास ये जो कार्बोनाइल के बाद पार्ट है उसमें जब हम चेंजेस करेंगे तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हमारे पास बनते जाएंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें से हम कैसे पहचानें कि यहाँ पर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है उसमें कहीं पे डबल बॉन्ड है या नहीं है। टू फाइंड द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है, उसको फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं जिसको आप लिखते हो C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1। अगर किसी भी कंपाउंड में जब ये आप सोल्व करोगे जनरल फार्मूला, यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह यूज़ नहीं करना, सिर्फ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन का जिक्र किया गया है। इनका अगर आंसर आपके पास 0 आ जाता है, फॉर सपोज 0 आ जाता है तो समझ जाएं नो डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है। जितना आपके पास आंसर आएगा उतने ही आप कंसिडर करोगे कि यहाँ पर इतने टाइम डबल बॉन्ड मौजूद है जो आपको पास गिवन कंपाउंड है। अब अगर हम बात करें कि किस कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं या कितने आप उसके अंदर आइसोमर्स बना सकते हो, तो यहाँ पर हम जनरल फार्मूला लिखते हैं कि कार्बन अगर 1 है तो उसमें एक आइसोमर बनेगा। कार्बन अगर 2 है तो उसमें भी एक आइसोमर्स बनेगा। कार्बन अगर 3 है तो यहाँ पर इस 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ तो कितने हो जाएंगे आइसोमर्स, 2 हो जाएंगे। अगेन कार्बन अगर आपके पास 4 हैं तो इस 2 को अगेन मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे, 2 के साथ, तो आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, 4। अगर आपके पास 5 कार्बन है तो इस 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 के साथ तो कितने आइसोमर्स बन जाएंगे, 8। तो मतलब जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन होंगे उनको आप देख के ये डिटरमाइन करोगे कि कितने आइसोमर्स हमारे पास बन सकते हैं। सही है। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई अल्डिहाइड है या कोई भी जनरल कंपाउंड है CnH2n प्लस 2O। अब ये जो जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला आप किसके लिए यूज करते हो, अल्कोहल के लिए या ईथर के लिए। अब हमें देखना है कि अगर ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है या ईथर का, तो अल्कोहल के फॉर्म में होगा तो कितने आइसोमर्स दे सकता है, ईथर के फॉर्म में होगा तो कितने आइसोमर्स दे सकता है। पहली पॉइंट तो ये हमेशा आपने याद रखनी है कि अल्कोहल में जो मीथेनॉल होता है, मीथेनॉल जो होता है
वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं देता, मतलब ये मीथेनॉल कभी भी फंक्शनल ग्रुप ईथर में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब मीथेनॉल जो है वो आइसोमर्स आपके पास नहीं सप्लाई करेगा। बाकी मीथेनॉल के आगे जितने भी कार्बन्स है वो आपको आइसोमर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C3, जनरल फार्मूला क्या है CnH2n, C3 लिखा, H2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर N3 है तो यहाँ पर भी N क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, +2 एंड O, तो क्या बन गया C3H8O। अब ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो भी कंपाउंड आपको गिवन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। अब आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो या ईथर में। अब देखते हैं कि कैसे इनको कन्वर्ट करें। 1 2 3 एंड OH फॉर एग्जाम्पल। दूसरा आपने बना लिया 1 2 O एंड C। अब अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो देख लें, इस कार्बन ने जस्ट एक बॉन्ड बनाया तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। कार्बन काउंट कर ले 1 2 3, कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन 3, 2 5, 2 7 और 1 8, ऑक्सीजन 1 हो गया। यहाँ पर इस तरह देखें CH3, ये CH2, अगेन ये CH3। तो आप देख लें कि यहाँ पर टोटल कार्बन्स कितने हैं, 3 कार्बन्स हैं। कार्बन 3 है तो आप पढ़ चुके हैं कि 3 कार्बन के लिए जो आइसोमर्स आपके पास होते हैं वो कितने होते हैं, 2 आइसोमर्स होते हैं। अगेन मतलब अल्कोहल में आपके पास कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2 आइसोमर्स बनेंगे। अब ऑक्सीजन की इस साइड 2 कार्बन है जबकि इस साइड 1 कार्बन है। अब ये ईथर है। अब ईथर में जो है आपने ये देखना है कि ये जो कंपाउंड आपको गिवन है इसमें जिस साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे आप उनको काउंट करोगे। यहां पर आपके पास कितने कार्बन्स हैं, 2, तो 2 कार्बन कितने आइसोमर्स देता है, जस्ट 1 आइसोमर देता है। तो यहां से आपको ये समझ आ गया होगा कि इस कंपाउंड में अल्कोहल 2 आइसोमर्स दे सकता है जबकि ईथर 1 आइसोमर। तो टोटल कितने आइसोमर्स आपके पास बन सकते हैं, 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर जी आपने देख लिया कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये अल्कोहल है और ये ईथर है तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इनको आप कहते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगर हम इसी कार्बन्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं C4 का। कार्बन आपने बढ़ा दिए, C4 यहाँ पर कर दिया, H2 मल्टीप्लाइड बाय 4 +2 एंड O, तो क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 एंड O। अब इनको हम कैसे लिखेंगे, अब इनको इस तरह अरेंज करेंगे। कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड OH। कार्बन 4 हो गए, उसके साथ OH है। यहां पर 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4 है। 4 कार्बन के कितने आइसोमर्स बनते हैं, 4 आइसोमर्स बनते हैं। मतलब अल्कोहल जो है आपके पास 4 आइसोमर्स देगा 4 कार्बन वाले कंपाउंड के। जब ये अल्कोहल आप ईथर में कन्वर्ट करोगे तो इस तरह हो गया। अब यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन कितने आइसोमर्स देते हैं, 2 आइसोमर देता है। अगेन इसका एक और भी पार्ट बना सकते हैं हम, O C एंड C। अब क्या हो गया, इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, दोनों साइड इक्वल कार्बन है तो आप किसी भी साइड को कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कार्बन 2 हैं वो कितने आइसोमर्स देते हैं, 1 आइसोमर देता है। तो टोटल आपके पास 4 कार्बन वाला जो कंपाउंड है C4H10 उसमें कितने आइसोमर्स, अल्कोहल कितने दे रहा है, 4, ईथर 2 दे रहा है और अगेन ईथर 1 दे रहा है। तो टोटल कितने आपके पास फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स बन जाएंगे, आइसोमर्स 7 आइसोमर्स टोटल बन जाएंगे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल है तो वो ईथर में कन्वर्ट हो सकता है और ईथर अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में होता यह है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे
लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हो। अब हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो ये है CnH2nO, CnH2nO। अब ये जो जनरल फार्मूला है आपके पास, ये अल्डिहाइड के लिए भी यूज होता है और ये कीटोन के लिए भी यूज होता है। मतलब यहाँ से ये आप कह सकते हो कि अल्डिहाइड का अगर कोई कंपाउंड गिवन है तो वो कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर कीटोन में गिवन है तो उसको आप अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अल्डिहाइड में कुछ उनके कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कीटोन में कन्वर्ट नहीं होते, जैसे मिथेनल है और इथेनल है। मतलब 2 और 1 कार्बन वाला अल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बाकी जो भी अल्डिहाइड के कंपाउंड्स हो गए, इनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले 3, 4, 5 वो इजीली कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम यूज करते हैं इसी जनरल फार्मूला को। फॉर एग्जांपल Cn लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर C4 कर दिया, 4 कार्बन ले लिए, तो यहाँ पर फार्मूला में 2 है, इधर N4 है तो इधर भी N क्या हो जाएगा 4 और O। तो हमारे का फार्मूला क्या बन गया C4H8O। अब ये हमारे का फार्मूला है। अब इसमें से आप कीटोन भी बना सकते हो, अल्डिहाइड भी बना सकते हो। कैसे? अब मैंने इसको लिखा 1, 2, 3 एंड 4। अब कितने कार्बन हो गए 4। एक कार्बन को मैंने लिखा, इसने 1 बॉन्ड बनाए तो 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन। 3, 2, 5, 2, 7, बाकी कितना रहेगा 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो ये अब बन गया अल्डिहाइड। अब हमें देखना ये है कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो आइसोमर्स फाइंड करने के लिए आपने ये याद रखना है कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें खुद कार्बन है तो उसी कार्बन को आपने काउंट नहीं करना। तो यहाँ पर कार्बन्स कितने हमारे पास 3 हैं, तो 3 के कितने आइसोमर्स बनते हैं, 2 आइसोमर्स बनते हैं। 3 के 2 आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, ये हो गया अल्डिहाइड में। अगर इसको मैं कीटोन में लिखूं, क्योंकि ये अल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है ये सेंटर वगैरह पे नहीं आता, हमेशा बाहर वाली साइड पे रहता है, तो इसकी चेन को आप फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। चलते हैं हम कीटोन की तरफ। कीटोन में आप सेंटर वगैरह पे चेंज कर सकते हो। अब देख लो, यहाँ पर इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन। अब देख लें इस साइड कितने कार्बन्स हैं, 2 कार्बन्स हैं, तो आइसोमर्स कितने बन जाएंगे इसके, 1 आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये चेंज कर दूं, 2 कार्बन अभी इस साइड है, अगर मैं इस साइड लिख दूं और ये कार्बन इस साइड लिख दूं तो बात तो एक ही हो जाएगी, आइसोमर्स क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आप इसको कहोगे कि यहाँ पर जस्ट अल्डिहाइड में कितने आइसोमर्स बन गए 2 और कीटोन में कितने आइसोमर्स बन गए 3। तो टोटल कितने आइसोमर्स इसके बनने हैं, 3 आइसोमर्स बनने हैं। तो मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, अल्डिहाइड किस तरह जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईस्टर में कन्वर्ट होता है, ईस्टर में कन्वर्ट होता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक का जो मीथेनोइक एसिड है, मतलब 1 कार्बन वाला जो कंपाउंड है वो ईस्टर में कन्वर्ट नहीं होता। बाकी 1 से ज़्यादा कार्बन वाले कंपाउंड्स इजीली ईस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर के ऊपर, उनकी वो नेमिंग भी देते हैं और कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे ये कन्वर्ट हो रहे हैं। आपने आइसोमर्स बनाना सीख लिया कि कितने कितने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स दे सकता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ भाई CH3, CH2, CH2, CHO। अब ये क्या है, इसको आप आईपैक नेमिंग में ब्यूटेनल कहते हो, कॉमन नेमिंग में ब्यूटायर अल्डिहाइड कहते हो। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये जो कंपाउंड आपको गिवन है ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से वाबस्ता है। अब अगर मैं इसको किसी और फैमिली में कन्वर्ट करूँ, आप पढ़ चुके हो अभी कि अल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो CH3, CH2, CO, CH3। अब देख लें कार्बन काउंट करें यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए। 3, 2, 5, 2, 7 और 1 8 हाइड्रोजन हो गए।
और एक ऑक्सीजन हो गया। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना। इधर देख लो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, 3 2 5 5 और 3 8 8 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। तो अब ये ब्यूटेनल है, मतलब ये अल्डिहाइड फैमिली है, और ये एक आप क्या कहोगे 2, यहाँ से नंबर में शुरू करोगे 1 2 3 4, तो इसका आयोपेक नेम हो गया 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, या इसको आप ये भी कह सकते हो इथाइल मिथाइल कीटोन। कॉमन नेमिंग में क्या कह सकते हो, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब क्या इसका हम एक और आइसोमर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 CO CH2 CH3, तो अब देख लो यहां से इस साइड से 2 कार्बन थे और इस साइड 1 कार्बन था। अभी इस साइड से 2 कार्बन है, इस साइड से 1 कार्बन है। अगेन मैं नंबरिंग तो यहां से ही शुरू करूंगा 1 2 3 4, तो इसका भी नेम क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये 2 आइसोमर्स नहीं बने, इनमें से कोई भी एक आइसोमर्स बना है। कितने आइसोमर्स बन गए हैं, एक आइसोमर्स बन गए। तो प्रीवियस टाइम में आपने ये कीटोन का जो एग्जांपल किया उसमें ये क्लियरली बता रहा है कि कीटोन वाला जो आइसोमर्स बनता है वो क्या होगा, 4 कार्बन वाला कीटोन में सिर्फ एक आइसोमर्स बनेगा। और ये आपके पास सामने क्लियर हो गया कि इस साइड 2 कार्बन है, इस साइड 1 ही। अभी आपने क्या किया है, इस साइड 1 कार्बन रखा है, इस साइड 2 कार्बन रखे हैं, सिर्फ उनको आपने डायरेक्शंस चेंज करके रखा है। लेकिन जब आप नेमिंग वगैरह देंगे तो ये नेमिंग सेम आएगी। अगर नेमिंग सेम आ रही है तो यूँ समझ लो कि ये आइसोमर नहीं है, नेमिंग चेंज होनी चाहिए। ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ट्विन्स है, जुड़वा है, लेकिन ये जो है आइसोमर्स एक दूसरे के नहीं है। बाकी ये एक दूसरे के क्या बन गए, आइसोमर्स बन गए, क्योंकि यहाँ पर देख लें इसका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है कीटोन है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी सेम है। तो अल्डिहाइड इसी तरह कीटोन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम C4 फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब इसको आप क्या कह सकते हो, ब्यूटेनोल, 1 ब्यूटेनोल या ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, यहाँ से नंबर भी शुरू करोगे जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए। अब इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप पढ़ चुके हो अभी कि जो अल्कोहल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईथर में कन्वर्ट हो जाता है, OCH2 CH3। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH2O CH3 फॉर एग्जाम्पल। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, आपने नंबरिंग शुरू करनी है इस तरह। इसको आप नाम क्या दोगे, इथाइल, इसको भी नाम क्या दोगे, इथाइल। कितने इथाइल हो गए, 2, तो आप लिखोगे डाई इथाइल ईथर। ये इसका क्या बन गया, कॉमन नेम बन गया। अब आयोपेक नेम आप क्या दोगे, ऑक्सीजन के साथ वो कार्बन जोड़ देने हैं जो कम हो। अब दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, तो आपकी मर्जी है, आप ऐसा लिखोगे ईथ, ये ईथ हो गया और ये ऑक्सी हो गया, ईथ ऑक्सी, और ये क्या है, ईथेन, ईथ ऑक्सी ईथेन। अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ वो कार्बन जोड़ देने जो कम है, तो इसका नाम बन जाएगा मीथ ऑक्सी, और इसको क्या बोलोगे, प्रोपेन, मीथ ऑक्सी प्रोपेन। ये आयोपेक नेम बन गया। और अगर कॉमन नाम दोगे तो बन जाएगा मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो ये देख लें कि यहाँ पर तीनों के नाम क्या है, एक दूसरे से चेंज है। तो ये 3 जो है क्या बन गए, आइसोमर्स बन गए। तो मतलब अल्कोहल जो है वो ईथर में कन्वर्ट हो सकता है, और ईथर के इसी तरह जहाँ पर नाम भी चेंज होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज होना चाहिए। यानी कि ये भी ईथर का है, ये भी ईथर का है, लेकिन दोनों के नाम क्या है, चेंज है। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ही आ रहा है। तो मतलब जो ईथर वाला 4 कार्बन वाला कंपाउंड से वो इतने आइसोमर्स आपके पास सप्लाई कर सकता है। अब कुछ ऐसे टिपिकल एग्जांपल्स हम करते हैं जो हमें कैसे पता चले कि ये किस में आता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आता है, मेटामेरिज्म में आता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में आता है। तो आगे देखते हैं कि किस तरह इनको हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं।
अब हम इन 3 एग्जांपल्स को देखना है कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है या नहीं है, या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सिंपली पहले हम इस सेकंड नंबर एग्जांपल को देखते हैं और थर्ड नंबर एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर ये देख लें या इसको देख लें तो इसको आप क्या कहोगे कि जब बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ होता है तो आप इसको क्या बोलते हो, फिनोल। सही है, इसको क्या बोलते हो, फिनोल कहते हो, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जब OH लगा हुआ होता है तो फिनोल होता है और इसके साथ मिथाइल लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, बेंजीन के साथ CH2 लगा हुआ है और CH2 के साथ OH है। जब भी बेंजीन के साथ OH होता है तो आप इसको क्या कह देते हो, फिनोल। और जब R के साथ, यहाँ पर R के साथ OH है तो इसको आप क्या कह देते हो, अल्कोहल। तो यहाँ से इन दोनों को देखने से ही आपको पता चल गया है कि इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप चेंज है। तो दूसरा और तीसरा नंबर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, क्योंकि यहाँ पर जो OH है वो किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ जब भी अल्काइल के साथ जब OH बॉन्डेड होता है तो वो अल्कोहल होता है। और यहाँ पर जो OH है वो बेंजीन के साथ बॉन्डेड है तो उसका नाम होता है फिनोल। तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, चेंज हो गया। आप इस तरह कह सकते हो कि यहाँ पर C जो बॉन्डेड है वो OH के साथ बॉन्डेड है, जबकि यहाँ पर जो C है वो C6H5 है। C6H5 किसके साथ बॉन्डेड है, OH के साथ। और ये क्या बन गया हमारे पास, फिनोल हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तो इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप क्या है, चेंज है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन्स होंगे, ये 6 कार्बन हो गए इसके अंदर, 1 कार्बन ये, तो कितने कार्बन्स हो गए, 7। 5 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगी, 2 हाइड्रोजन ये, 7 और 1 हाइड्रोजन ये, कितने हो गए, 8। और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने देखना है यहाँ पर 6 कार्बन और 1 ये कार्बन, कितने हो गए, 7 कार्बन। हाइड्रोजन यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4, 4 ये, 3 ये, 7 और 1 ये 8। और ऑक्सीजन 1। दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट वन एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट वन एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन से, 3 है। आपने एन लिख दिया, एन के साथ मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है। इसके साथ मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3। अब काउंट कर लो, 2 4 6 3 7, 7 2 4 6 3 9, 9 हो गए हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 और नाइट्रोजन 1। तो अब इसको आप क्या कहोगे, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन, तो ये प्राइमरी अमाइन है। अब अगर मैं इसका दूसरा बनाना चाहूं तो क्या मैं इस तरह बना सकता हूं, अब ये क्या बन गया, 1 2 3, 3 कार्बन सेम हो गए, 3 3 6 और 3 9, 9 हाइड्रोजन हो गए और 1 नाइट्रोजन हो गया। तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन। सेकंड डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री, ये प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन। अब इसको क्या हम इस तरह भी बना सकते हैं, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन 3 कार्बन हो गए, 9 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तो ये क्या हो गया, थर्ड डिग्री या टर्शरी अमीन। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गए, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो उनको आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हो। अब हम बात कर रहे हैं मेटामेरिज्म की। तो मेटामेरिज्म क्या होता है कि भाई सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, बट आइदर साइड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट ऑफ द polyvalent atom
आर ग्रुप। तो मेटामेरिज्म को आप ये भी कह सकते हो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स पर जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो उसको आप मेटामेरिज्म कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपने देखना है, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है या नेमिंग चेंज हो रहा है तो उसको आप मेटामेरिज्म कहते हो। मेटामेरिज्म का नाम हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। किसके इर्द गिर्द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? पॉलीवेलेंट। तो पॉलीवेलेंट का मतलब होता है जिसके दोनों साइड से कुछ न कुछ बॉन्ड जुड़े हुए हों, मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो दोनों साइड से बॉन्ड बना रहा हो तो वो मेटामेरिज्म में आता है। हमने बात की कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर जस्ट हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे ईथर है। अब ईथर है CH3 CH2 CH2O CH3। अब अगर इसका मैं नाम कह दूं तो ये हम कह सकते हैं कि भाई ये मीथ ऑक्सी है और ये है प्रोपेन, मीथ ऑक्सी प्रोपेन। ऑक्सीजन के साथ वो कार्बन ऐड करने हैं जो लीस्ट कार्बन हो और पेरेंट चेन में वो कार्बन देने हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो ये हो गया मीथ ऑक्सी प्रोपेन। अगर मैं कॉमन नाम इसको दूं तो इसका बन जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब इसका मैं आइसोमर अगर बनाना चाहूँ CH3 CH2O CH2 CH3, तो अब इसका नाम क्या बन गया? इथाइल। इसका नाम भी क्या बन गया? इथाइल। कितने इथाइल हो गए? 2, डाई इथाइल ईथर। या आप इसको कह सकते हो ऑक्सीजन के साथ वो कार्बन जोड़ दो जो कम है, इस साइड भी 2 हैं इस साइड भी 2 है, अब आपकी मर्जी है। तो आप इसको कह सकते हो इथो ऑक्सी इथेन, इथो ऑक्सी इथेन। अब ये जो दो आपके पास आइसोमर्स हैं, इन दोनों के नाम एक दूसरे से चेंज है, तो क्या हो गया? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इस चेन में इस साइड से 3 कार्बन है, इस साइड से 1 कार्बन है, इसमें इस साइड से 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है। अब आप किस तरह इसको सजेस्ट कर पाओगे? फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड कितने कार्बन है? 3, और राइट साइड कितने कार्बन से? 1। यहाँ पर लेफ्ट साइड कितने कार्बन है? 2, राइट साइड कितने कार्बन है? 2। तो क्या आप ये कह सकते हो कि क्या इन दोनों की लेफ्ट राइट एक दूसरे के इक्वल है? देखें लेफ्ट में यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर राइट में 1 कार्बन है, यहाँ पर राइट में 2 कार्बन है। तो इसका मतलब है जब भी लेफ्ट राइट जब आइसोमेरिज्म बना रहे हो, जब उनके लेफ्ट राइट साइड अनइक्वल हो तो यूँ समझ जाए कि ये एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है और उनका नाम भी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होता है? मेटामेरिज्म होता है। मेटामेरिज्म या कुछ भी स्ट्रक्चर गिवन हो उसको फॉलो करने के लिए आपने ये एक जनरल फार्मूला यूज़ करना होता है जिसको आप कहते हो FMCPR। F क्या होता है? गिवन कंपाउंड को पहले देखो कि उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज है तो आप समझ जाओ कि यह फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का ही कंपाउंड है। या देख लो आइदर साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है या चेंज है, अगर वो भी सेम है तो मतलब समझ लो ये मेटामर का नहीं है। फिर आप अगले ऑप्शन पे आ जाते हो C फॉर चेन आइसोमेरिज्म, P फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड R फॉर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर मतलब पहले जो भी आपको कंपाउंड गिवन है उसके लिए आप एक जनरल वे यूज करते हैं जिसको आप कहते हो FMCPR। F फॉर फंक्शनल ग्रुप, जो भी गिवन कंपाउंड हो उसको देखो कि वो फंक्शनल ग्रुप सेम है या चेंज है, अगर चेंज है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, तो ये समझ जाओ आइदर सा नंबर ऑफ कार्बन चेंज है या सेम है तो मेटामेरिज्म में आ सकता है। अदरवाइज CPR मतलब चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म या रिंग आइसोमेरिज्म की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल ये है CH3O C6H5, यहाँ पर C6O CH3। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये लेफ्ट साइड कितने कार्बन से? 1 है, और राइट साइड कितने कार्बन है? 6 हैं। यहाँ पर राइट साइड लेफ्ट साइड कितने कार्बन है? 6 हैं, और राइट साइड कितने कार्बन है? 1 है। तो यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पर कोई भी खास चेंज नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट राइट 1 6 है, यहाँ पर लेफ्ट राइट 6 1 है। मतलब यूँ समझ लो कि यहाँ पर सेम फेनामेना क्या है? सेम है।
फिनोमेना क्या है, सेम है, तो ये अपने पास क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। इसको आप क्या बोलोगे, आइडेंटिकल बोलोगे, मतलब ये आइसोमर नहीं है, नो आइसोमर। क्यों, क्योंकि हमने कहा था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो आइदर साइड ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। भाई इस चेन में ये दिख रहा है कि इस साइड 1 कार्बन है और इस साइड 6 कार्बन है, इस चेन में ये दिख रहा है कि इस साइड 6 कार्बन और इस साइड 1 कार्बन है, तो फिनोमेना तो सेम हो गई, सिर्फ हमने डायरेक्शन से चेंज करके रखे हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन से अपोजिट कर दिए, लेकिन इनके नाम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के इस साइड भी देख ले, फंक्शनल ग्रुप के इस साइड भी देख ले। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के कितने कार्बन से, लेफ्ट साइड 2 कार्बन से। यहाँ पर राइट साइड कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। यहाँ पर लेफ्ट साइड कितने कार्बन है, 1। यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड कितने कार्बन है, 2 हैं। इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देना है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हमने नहीं देखना। अब प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह आप ये भी कह सकते हो कि इस साइड भी लेफ्ट राइट 2 1, यहाँ पर 1 2, नंबरिंग तो सेम ही आ रही है, तो ये भी मेटामर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ये फंक्शनल ग्रुप को देखना था कि ऑक्सीजन के साथ इस साइड भी बेंजाइल जुड़ा हुआ है, इस साइड मिथाइल है, इस साइड बेंजाइल है, इस साइड मिथाइल है, मतलब दोनों साइड जो नंबर ऑफ कार्बन्स थे वो तो सेम थे, लेकिन किसके साथ अटैच थे ये भी हमें देखना था। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये देख लो कि जो 2 कार्बन से जिनको आप X कंसिडर कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो इस टाइम किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, और मिथाइल किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। यूं समझ लो जो X है आपके पास, या जिसको आप 2 कार्बन कह रहे हो, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। और जो मिथाइल है वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। तो ये हो गया आपके पास लेफ्ट पार्ट और ये हो गया आपके पास राइट पार्ट। क्लियर। तो जो लेफ्ट पार्ट है जिसको आपने X कंसिडर किया या 2 कार्बन वाला, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि जो राइट पार्ट है वो मिथाइल है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाए, जो लेफ्ट है यहाँ पर जिसको आपने मिथाइल लिखा है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि जो 2 कार्बन से जिनको आपने X कहा है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। तो देखने की इनकी अटैचमेंट डिफरेंट हो गई है। अब यूं कह सकते हो कि लेफ्ट साइड 2 कार्बन है और राइट साइड 1 कार्बन है, इधर लेफ्ट साइड 1 कार्बन है, राइट साइड 2 कार्बन है। लेकिन ये हमें देखना यहाँ पर लाजमी है कि यहाँ पर ये देख लो जिसको आपने X कंसिडर किया, यहाँ पर किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ, और यहाँ पर जिसको आपने X कंसिडर किया वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर अटैचमेंट अगर डिफरेंट है तो ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, मेटामर हो सकते हैं। अब ये अल्काइल है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन के साथ, और ये अल्काइल यहाँ पर किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। तो हमें अटैचमेंट भी देखना होता है, आइदर साइड नंबर ऑफ कार्बन अगर बराबर लेफ्ट राइट हो भी जाते हैं तो फिर देखना हमने कि किसके साथ उसकी डायरेक्ट अटैचमेंट है, तो ये हमारे पास आ जाता है मेटामेरिज्म में। तो ये हमारे पास मेटामर नहीं है, ये हमारे पास मेटामर है। और दूसरी एक चीज़, मैं आइसोमेरिज्म की प्रीवियस जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें एक चीज़ में फार्मूला लिखा था मैंने, लेकिन वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था, तो अभी उसी पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड इक्विवेलेंट, क्योंकि जो आइसोमर्स होते हैं उनका वेपर डेंसिटी वैल्यू और बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। वो जनरल फार्मूला आपने लिखा था C+1 H+X -N/2। अब यहाँ पर हमने देखना ही है कि X किसको शो करा है, हेलोजन को शो करा है, और N किसको शो करा है, नाइट्रोजन को शो करा है। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को यूज नहीं करना। अब कोई भी कंपाउंड आप लेंगे, जितने भी कार्बन होंगे वो +1 कर देंगे, जितने भी कार्बन हो उनमें +1 कर दो, और जितने हाइड्रोजन है उसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। फिर जो आंसर आएगा उसको इस वैल्यू के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि भाई C4H8O है, तो मैंने फार्मूला में क्या पुट कर दिया, कार्बन कितने हैं, 4 +1 फार्मूला का, हाइड्रोजन कितने मेरे पास 8 हैं, तो मैंने हाइड्रोजन 8 लिखे, हेलोजन 0 है, नाइट्रोजन भी 0 है, डिवाइड बाय 2। तो 2 का टेबल 8 के ऊपर कितनी मरतबा, 4 टाइम, तो मैं लिख दूंगा 4 and 1 5, और ये 4 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसका बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आ गया, 20।
जो भी आइसोमर्स होंगे उनका बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, वेपर डेंसिटी वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।